हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैव अणु के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्रोटीन क्या होती है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड, याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से जो है मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड या फिर बोल सकते हैं अल्फा एमिनो अम्ल इकाइयों से जो है मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। इसके अलावा एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इस प्रकार से भी आप परिभाषित कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, एक आप बता सकते हैं दाल, इसके अलावा मटर, दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, ये सभी जो है प्रोटीन के स्रोत होते हैं, यानी कि इनसे जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन के स्रोत दिए गए हैं इसमें जो है किस स्रोत से कितनी प्रोटीन मिलती है इसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मांस है तो मांस से जो है आपको यहाँ पर 22% प्रोटीन मिलती है। मांस जो होता है इससे 22% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो अंडा है इससे जो है 14% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो गेहूं होता है गेहूं से 12% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो दूध होता है दूध से जो है 4% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो सोयाबीन की दाल होती है इससे सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, यानी कि इस दाल से जो है लगभग 54% जो है यहाँ पर प्रोटीन मिलता है। ये आप लोग याद रखेगा कि सबसे कम प्रोटीन यहाँ पर किससे मिल रहा है, ध्यान दीजिए दूध से। इसके अलावा सबसे ज्यादा किससे मिल रहा है, सोयाबीन की दाल से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि प्रोटीन को जो है कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्रोटीन का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रोटीन का वर्गीकरण जो है आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। इसके अलावा दूसरा आप यहां पर बता सकते हैं कि जल अपघटन से प्राप्त जो है उत्पाद के आधार पर, याद रखिएगा जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर। इसके अलावा तीसरा आप बता सकते हैं इसमें यहां पर, याद रखिएगा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा जो है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर, और तीसरा जो है कार्य के आधार पर। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर आणविक संरचना के आधार पर। तो याद रखिएगा कि आणविक संरचना के आधार पर जो है प्रोटीन का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो आप बता सकते हैं यहाँ पर रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, याद रखिएगा रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन। इसके अलावा दूसरा आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर गोलीय या फिर ग्लोब्यूलर, याद रखिएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आणविक संरचना के आधार पर जो है प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, दूसरा गोलीय या फिर आप बोल सकते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर यहाँ पर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा ये रेशेदार या फाइबर प्रोटीन क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें जो है प्रोटीन अणु जो होते हैं वो आपस में जुड़कर जो है रेशे, याद रखिएगा यहाँ पर आपस में जुड़कर जो है रेशे का निर्माण करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि रेशेदार या फाइबर प्रोटीन में जो है यहाँ पर जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर यहाँ पर रेशों का निर्माण करते हैं, और यह जो है जल में अघुलनशील होती है। यह प्रोटीन जो होती है यह जल में अघुलनशील होती है। जैसे कि आप बता सकते हैं केराटिन, याद रखिएगा आप बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल केराटिन, या फिर आप दूसरा बता सकते हैं इसमें फाइब्रियान,
फाइब्रियान। इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए, गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसके बारे में आप बता सकते हैं, इसमें जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर जो है गोले बनाते हैं और यह जो है जल में घुलनशील होती है। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे एंजाइम, इसके अलावा हार्मोन्स, इसके अलावा एंटीबॉडी या फिर हीमोग्लोबिन आदि। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि आणविक संरचना के आधार पर जो है प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, दूसरा गोली प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं, इसमें जो प्रोटीन के अणु होते हैं ये आपस में जुड़कर जो है रेशों का निर्माण करते हैं और इसमें यहाँ पर जो है प्रोटीन के अणु जो है वो आपस में जुड़कर गोले का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये जो है जल में अघुलनशील है और ये यहाँ पर जल में घुलनशील है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर। तो याद रखिएगा इसके आधार पर जो है प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो आप बता सकते हैं सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। और इसके अलावा तीसरा आप इसमें बता सकते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग सरल प्रोटीन की बात करें, यानी कि सरल प्रोटीन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इनके जल अपघटन से जो है केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा जो सरल प्रोटीन होते हैं इनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल जो है प्राप्त होते हैं। जैसे आप बता सकते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ग्लूटेनिन, याद रखिएगा ग्लूटेनिन, ये जो है यहाँ पर सरल प्रोटीन है। या फिर आप बता सकते हैं एल्बुमिन, यहाँ पर याद रखिएगा एल्बुमिन, ये जो है सरल प्रोटीन होते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोग संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि इनके जल अपघटन से जो है अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ जो है अप्रोटीनीय भाग, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रोस्थेटिक समूह भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो है संयुग्मी प्रोटीन है। इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा है यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर इसकी बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो है सरल या संयुग्मी प्रोटीन का जो है अम्ल या क्षार या फिर बोल सकते हैं एंजाइम द्वारा जल अपघटन करने से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा जो सरल प्रोटीन है या फिर जो संयुग्मी प्रोटीन है इनका जो है अम्ल के द्वारा या फिर क्षार के द्वारा या फिर एंजाइम के द्वारा जल अपघटन करने पर जो यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में आप इसमें बता सकते हैं जैसे प्रोटियोस, याद रखिएगा प्रोटियोस, या फिर इसके अलावा बता सकते हैं पेप्टोन, ये जो होते हैं ये व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। अब इसके बाद तीसरा ध्यान दीजिए इसमें कार्य के आधार पर। तो याद रखिएगा कार्य के आधार पर जो है प्रोटीन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप बता सकते हैं संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन। इसके अलावा आप बता सकते हैं एंजाइम। इसके बाद अगला हो जाएगा हार्मोन्स। इसके बाद अगला यहाँ पर हो जाएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और इसके बाद अगला हो जाएगा रक्त प्रोटीन, रक्त प्रोटीन। इस प्रकार से तो याद रखिएगा कार्य के आधार पर जो है इन्हें कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें संरचनात्मक प्रोटीन की तो इसमें बता सकते हैं जैसे कि कोलाजन, कोलाजन जो है ये संरचनात्मक प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग संकुचित प्रोटीन की बात करें तो जैसे कि मांसपेशियों में जैसे कि मायोसिन होता है ये यहाँ पर जो है संकुचित प्रोटीन है। इसके अलावा अगर एंजाइम की बात करें तो इसके बारे में बता सकते हैं जैव उत्प्रेरक जैसे कि पेप्सिन, ये जो है यहाँ पर एंजाइम होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो जैसे इंसुलिन, इसके अलावा थायरोक्सिन, ये जो है यहाँ पर हार्मोन्स होंगे।
इसके अलावा अगर हम लोग एंटीबॉडी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा रक्त प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं एल्बुमिन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन आदि। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन के कार्य या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटीन के उपयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए पेशियों के निर्माण में, यानी कि प्रोटीन का उपयोग जो है पेशियों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं कि शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार, यानी कि शरीर की वृद्धि करने के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, इसके अलावा ऊतकों के सुधार के लिए भी हम लोग यहाँ पर प्रोटीन का यूज करते हैं। इसके अलावा एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करने के लिए हम लोग प्रोटीन का यूज करते हैं। इसके अलावा रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की जो पीएच होती है उस पर नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज के रूप में जो हम लोग शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण जो है प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।